नाजरीन, अभी थोड़ी देर के बाद साबक आईजी पंजाब जनाब हाजी हबीबुर रहमान साहब भी हमारे साथ ऑनलाइन होंगे। आज हमने पाकिस्तान में बढ़ते हुए जो जराइम की शरह है उस पर बहुत सारे सवालात उनसे करने हैं, और मेरे ख्याल में हाजी हबीबुर रहमान साहब का जो तजुर्बा है पुलिस का वो बहुत कम लोगों के पास होता है। हाजी हबीबुर रहमान साहब को जब ये आईजी थे मैं उस वक्त से इनको जानता हूँ, और मुझे इनकी जो महारत है पेशा वराना उस पर हमेशा फ़ख्र रहा है, और हमारी ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान में पंजाब को पुलिस के पास ऐसी क़यादत मौजूद होनी चाहिए। वैसी क़यादत नहीं, वो क़यादत नहीं जो आजकल पंजाब में जो एसएसपी होता है वो आईजी को तब्दील करा देता है और अपनी मर्जी से अहकामात तस्लीम करता है, और आईजी को और एसएसपी को गवर्नर हाउस में तलब कर लिया जाता है और गवर्नर हाउस में आईजी की छुट्टी करा दी जाती है। ये दौर जो हाजी हबीबुर रहमान साहब ने काटा वो खालिस्तान एक पेशा वराना दौर था, और हाजी हबीबुर रहमान साहब जो है वाकईतन पंजाब के एक मजबूत आईजी के तौर पे मौजूद थे। साहब ये भी बता दें कि 5-5 आईजी चेंज किए जाते हैं, कोई आईजी पसंद ही नहीं आ रहा इस हुकूमत को। अस्सलाम वालेकुम हाजी हबीबुर रहमान साहब। जी वालेकुम सलाम। हाई साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बहुत करम है। बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें स्क्रीन पर मिलने लिखा था हमारा। चले, खुशी हुई आपको मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे। जी मेहरबानी मेहरबानी। भाई साहब ये बताइए कि ये जो इस वक्त भी पाकिस्तान में जराइम की जो शरह बढ़ रही है और कदरे माजी के मुकाबले में कदरे कहा जाता है कि ज़्यादा शरह इसकी बढ़ गई है, लेकिन ये माजी की हुकूमतों में भी जो शरह है वो हर साल जो है कभी मेरा नहीं ख्याल कि कुछ साल ऐसा आया हो कि हमने कंपैरिजन किया हो कि इस साल जो है वो बड़े जराइम जो है वो पिछले साल से बहुत कम हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कोई एक आध हिंसे का फ़र्क आ जाए तो आ जाए, लेकिन अब मौजूदा 6 महीने की जो कारकर्दगी है और ये सारी चीज़ें, मैं सवाल ये आपके करना चाहता हूँ कि ये जराइम बढ़ते हैं इनको बढ़ने से रोकना जो है सिर्फ हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी होता है या कोई तीसरा फरीक भी इन जराइम को बढ़ने से रोक सकता है? ये हाशमी साहब जो आपने सवाल फरमाया है ना, वो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो सब पर उसकी सबकी रिफ्लेक्शन है। उसमें सिर्फ एक चीज नहीं, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी है, उसमें अदलिया भी है, उसमें जेलें भी हैं, तो ये उसमें प्रोसिक्यूशन भी है। ये सिर्फ एक चीज को आप नहीं कह सकते कि ये चीज फलानी जिम्मेदार है। ये चारों चीजें जो है जब तक आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, आपके एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ठीक नहीं होगी, तो ये तवक्को रखना कि जराइम कम हो जाए वो पॉसिबल नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, पुलिस नंबर 1, जुडिशरी नंबर 2, फिर जेलें, प्रोसिक्यूशन, ये सारी चीजें जो हैं ये कलेक्टिवली मिलके तो फिर एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाती हैं जो जराइम को कंट्रोल करता है। हाजी साहब, ये जो पिछले दिनों वाकया हुआ मोटरवे पर खातून के साथ उसके 3 बच्चों के सामने इज्तिमाई ज्यादती का, क्या ये वाकया इस बात का मुतकाजी है कि जो पाकिस्तान में जैसा ये वाकया हुआ और इस वाकये के बाद बिल्कुल इसी नोयत का एक और वाकया हुआ कि बच्चों के सामने उसके माँ को रेप किया गया, फिर इसी तरह कराची में एक वाकया हुआ कि एक माजूर और बूढ़ी औरत के साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई। तो मेरा एक सवाल इसमें यह बनता है कि क्या इन हालात में यह जरूरी नहीं हो जाता कि पाकिस्तान में माओ के साथ सफर करने वाले छोटे बच्चों को भी असला के लाइसेंस जारी किए जाए? हाशमी साहब, मैंने आपने जो पहले सवाल फरमाया था मैंने उसका जो जवाब दिया था, मेरा ख्याल अगर उसको आप एनालाइज करेंगे तो उसका जवाब भी यही है कि आप अपने सिस्टम को मजबूत करें। ये देखें, ये जो औरत जा रही थी मोटरवे, उसकी सिक्योरिटी जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है, और स्टेट जब जिम्मेदार है तो फिर जब लोगों को पता है उनको सजाएं नहीं होनी, लोगों को पता है उनकी जमानतें हो जानी है, लोगों को पता है वो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो खा वो जिसमें खा वो पुलिस के रेफरेंस से हो, जुडिशरी के रेफरेंस से हो, तो जेलों में जाके भी उन्होंने मौजें कर रही हैं, तो
वीक प्रोसेस, तो फिर नेचुरली फिर इस तरह के आउटकम उसके आते हैं सामने, वो कौम को फिर ये फेस करना पड़ता है। मतलब बच्चों मौजूदा हालात में बच्चों के सामने उनकी माओ के साथ ऐसे वाकयात को रोकना नामुमकिन नज़र आता है, जब तक कि ये सारी रिफॉर्म जो है जो आपने बताई हैं वो नहीं हो सकती। ये वाकयात जो है ये रूनुमा होते रहेंगे, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल ये भी कहना चाहता हूँ, लेकिन आपको पता है ये आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई, ये जो मैं जब आईजी था तो उस वक्त मैं एक जो फिक्रा इस्तेमाल करता था, एक लफ्ज इस्तेमाल करता था, वो होती थी एग्रेसिव पुलिसिंग। एग्रेसिव पुलिसिंग का मतलब है कि बंदे की सबसे पहले नीयत हो कि मैंने इस जुर्म को कंट्रोल करना है। जब नीयत हो गई, हर चीज को ओन करेगा, सोसाइटी को ऑन करेगा, सोसाइटी की माओ को ऑन करेगा, सोसाइटी की बहनों को ऑन करेगा, सोसाइटी के बच्चों को ऑन करेगा, उसके अंदर से कोई आवाज निकलेगी तो फिर बहुत फर्क पड़ जाता है। हाशमी साहब गुड गुड। अच्छा, ये एक सवाल है, मैं ये सवाल यकीनी तौर पे आप कहेंगे मुझसे क्या सवाल कर रहा है, मैं कोई नजूमी हूँ, आप कहें जो मेरा सवाल है उसमें शायद आप हैरान हो कि मुझे मैं खावर नहीं हाशमी ने मुझे नजूमी समझ के ये सवाल किया है, लेकिन अपने तजुर्बे के हवाले से आप क्या ये कोई इम्कान मौजूद हो सकता है कि इस साने का मरकजी मुल्ज़म जो आबद है वो पुलिस की तहवील में हो, गिरफ्तार हो चुका हो? नहीं, मुझे नहीं लगता हाशमी साहब, क्योंकि पुलिस जो है अगर वो गिरफ्तार होता तो पुलिस तो देखें, पुलिस पर इस वक्त जो मेरा अपना अंदाजा, एक एक मिनट पुलिस के ऊपर भारी गुजर रहा है कि वो चूंकि सारे मुल्क की नजरें, सारी कौम की नजरें उस मुल्ज़म की तरफ हैं, इसलिए मैं अपने जाती ख्याल में ये डिस्क्रेडिट होने वाली बात है। ये अगर होता तो सामने आ जाता। ये सवाल मैंने क्यों किया ये भी मैं अर्ज करता चलूं कि ऐसे लोग जो हैं अमूमी तौर पर आप देखिए कि जहां ये सान्या हुआ वहां पर पुलिस का एक कैंप भी मौजूद था जिसे टार्चर कैंप भी कहा जाता है। जी। और दूसरा नंबर 2 जो मेरे सामने मंजर आता है वो 100 बच्चों के कातल आबद का आता है कि 100 बच्चों का कातल आबद जो था जावेद इकबाल, 100 बच्चे जिसने मारे और उसके बाद मेरे सामने उसने सरेंडर किया था। तो वो जब तहकीकात हुई तो पता चला कि वो पुलिस का बाकायदा मुखबर है, और ना सिर्फ मुखबर है बल्कि पुलिस का तर्जुमान रसाला भी निकालता है जिसका डेक्लेरेशन भी उसके नाम पे है, और उस रसाले में वो पुलिस के अफसरों की और थानेदारों के इंटरव्यूज और तस्वीर तक छापता है। तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि आबद का भी कोई ताल्लुक किसी तरीके से मुखबर की हैसियत से या किसी और हवाले से पुलिस के साथ रहा हो? देखिए, मैं प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। अच्छा, मैं इसको नहीं समझता, क्योंकि इस वक्त जो आबिद है जिस तरह उसने जो जुर्म किया, पूरी कौम की नजरें उस पर है, जो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो मैं नहीं समझता मैं इस बात को किस तरह फरमाने के पॉसिबल है। हाजी साहब, पिछले दिनों बल्कि 2-4 दिन पहले की बात है, तो अदालत ने एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए जी कि एक पुलिस अफसर को किसी एक केस की तफ्तीश के लिए सिर्फ 350 रुपए मिलते हैं, और वो अफसर केस की तफ्तीश के लिए बाकी अखराजात कहां से और कैसे पूरा करता होगा, ये अदालत का सवाल था। तो इसकी रोशनी में मुझे आप बताएंगे कि अगर ये बात दुरुस्त है, आबद का केस आप मिसाल बना लें या कोई और बड़ा केस मिसाल बना लें, उसकी तफ्तीश आप किसी थानेदार के या किसी अफसर के हवाले कर दें और तफ्तीश के लिए 350 रुपए उसको दें कि ये आपके आने जाने का है। 350 रुपए में तो शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन तक आजकल रिक्शा भी नहीं जाता। तो वो ये अखराजात जो है वो फिर कैसे पूरे करते हैं? वो मुद्दई और मुल्ज़म जो होते हैं वो सारे पैसे देते हैं। हाशमी साहब किबला, मैं इसमें ये अर्ज करूं, जो आपने बात फरमाई है ना, ये इट्स रिलेटेड टू पुलिस रिफॉर्म्स कि पुलिस रिफॉर्म्स, अब जो ये देखें परफॉर्मेंस इनकी है, हमारी जो मोटरवे पुलिस है उनकी परफॉर्मेंस बेहतर अगर हम कभी सोचें, एनालाइज करें, तो इसलिए है कि वो सारे जो कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं
وہ ریکوائرمنٹس ان کو ایز فار ایز ٹرانسپورٹ از کنسرن یا جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری کی جاتی ہے. ان کو ٹائم کے مطابق ڈیوٹی ان سے لی جاتی ہے, 8 گھنٹے کی ان کی شفٹیں ہیں. اچھا یہ جو ہم ڈسٹرکٹ پولیس میں ان میں یہ ساری چیزیں لیکنگ ہے. اس میں اب لاہور کا آپ تو مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کیا حال ہے. اس وقت 88 کے قریب پولیس اسٹیشن تھے جن میں سے 44 کی عمارتیں ہی نہیں تھیں, اور وہ ملازم جو تھے بیچارے وہ ٹینٹوں میں, یا تو ٹینٹوں میں رہتے تھے, دکانوں میں رہتے تھے, ان کے باتھ رومز وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو یہ ریفارم سے ریلیٹڈ آپ کا کوشچن ہے. تو جب آپ پولیس کو آپ چاہیں گے کہ پولیس اچھی ہو جائے, ٹھیک ہو جائے, تو پھر آپ کو پولیس کو ریفارم کرنا پڑے گا اور پولیس پر میرے سارے سوالات ابھی مزید میں نے سوالات کرنے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی باتیں سن کر کہ جتنے بھی سوال میں نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں ان کا تعلق ڈیفینیٹلی پولیس ریفارم سے ہوگا. اور پولیس ریفارمز کا وعدہ موجودہ حکومت کے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں جناب عمران خان صاحب, انہوں نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ آتے ہی سب سے پہلے جو کام کریں گے ان میں پولیس ریفارمز بھی شامل ہوگی. لیکن 2 سال ہو گئے یہ کام نہیں ہوا. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے, کچھ مثالیں بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں اپنے سوال کے ثبوت کے طور پہ کہ یہ سوال میں کیوں کر رہا ہوں, کہ یہ جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں, چوریاں ہوتی ہیں, رازنی ہوتی ہے, اسٹریٹ کرائم ہوتی ہیں, موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں, ان میں بسا اوقات ان وارداتوں میں پولیس اہلکار بھی ملوث ہوتے ہیں. جی میں اس کا جواب عرض کروں جناب. جا عظمی صاحب, اس پر مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کے اہلکار جو ملوث ہوتے ہیں, یہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو سنوں. ایس ایس پی ساہیوال میں ایک جگہ کھلی کچہری کر رہا تھا, تو اس وقت ایک ایم این اے ہوتے تھے میجر رفیق صدر فرشتہ, انہوں نے یہی آپ جیسا کوشچن کیا. اور مسئلہ اور بات یہ تھی کہ اس سے صرف 2-4 دن پہلے ہمیں ایک آرڈرز آئے تھے کہ یہ جو ایم این اے ایم پی ایس ہیں ان کے بندے آپ نے 5 ریکروٹ کر رہے ہیں. ہم نے وہ بندے ریکروٹ کر لیے. تو اس سوال کا جواب یہی تھا کہ یہ بندے انہی کے دیے ہوئے تھے. یہ جو ہم پولیس ہے یہ معاشرے سے آپ الگ نہیں کر سکتے. جس طرح کا معاشرہ ہے اسی طرح کی پولیس آپ کو ملے گی. اس لیے اگر آپ پولیس کو سنوارنا چاہتے ہیں تو پلیز اپنے معاشرے پر توجہ دیں. باجی میں جاتے جاتے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری ریسرچ ہے اس کے مطابق 2002 میں پچھلے سال کے مقابلے میں جرائم کی شرح جو ہے اس میں 25% اضافہ ہوا موجودہ حکومت کا ایک سال جو ہے. اور لاک ڈاؤن کے دوران بھی جرائم کی شرح جو ہے وہ برقرار رہی ہے. اور 2020 کے جو 6 مہینے ہیں ان کے اعداد و شمار کے مطابق گینگ ریپ کے 86 واقعات ہوئے. حاجی حبیب الرحمان صاحب, آپ نے مجھے بہت ٹائم دیا, میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں, بہت شکریہ. خبر صاحب